हे एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मूल कॉन्सेप्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 3 यानी कि केमिस्ट्री का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया। कहाँ तक पढ़ाया? मॉडर्न पीरियडिक टेबल तक। अब आप लोग देख रहे होंगे और मन में ये क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि पहले चैप्टर नंबर 3 क्यों? तो उसका जवाब ये है कि जो ये वाला चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं कम और कैलकुलेशंस हैं ज़्यादा। तो अगर हम आते ही साथ ही इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करवाने लगते तो आप लोगों को लगता है कि यार इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना इस वाले चैप्टर के, इसके कई 9th और 10th वाले हैं और ये मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल चैप्टर है। ठीक, तो यदि मैं आपको वो जो एलिमेंट्स हैं आपकी किताब में जो सबसे पहले पेज पर बने हुए हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, उसको देखने में मतलब उसको इमेजिनेशन करने में हम लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है कि यार ये है केमिस्ट्री, मतलब ये जो टेबल बनी हुई है ये मैं पढ़ लूँगा, इसको याद कर लूँगा। तो मैंने वहाँ तक करा दिया। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसके आगे जो चैप्टर्स थे यानी कि जो टॉपिक्स थे जिनका नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, उसके लिए हमको एटम वगैरह समझने की ज़रूरत है जो है सेकेंड चैप्टर में, लेकिन उसके पहले हमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने 8वीं तक की केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। ठीक है, 9वीं 10वीं आपने सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ा और अब याद नहीं है कुछ। ना आपको पता है एलिमेंट्स क्या हैं, ना आपको पता है एटम्स क्या हैं, ना आपको पता है मॉलिक्यूल्स क्या हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी एकदम बेसिक से कि मैटर क्या होता है। ठीक, मैटर क्या होता है, मैटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो एक है हमारा फिजिकली क्लासिफिकेशन, ठीक है, और एक है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। हाँ, तो मैटर क्या होता है? देखिए, मैं हूं, आप हैं, हम लोगों का कुछ मास है, मतलब हम लोगों का कुछ वेट है। अभी फिजिक्स भूल जाइए, हम लोगों का कुछ वेट है, ठीक है, यानी कि कुछ हमारा भार है। तो हमारे पास मास है और इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में हम कुछ जगह लिए हुए हैं। ठीक है, पूरी यूनिवर्स में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये डस्टर है, अब इसने इतनी जगह ले ली ना, इतनी जगह ले ली, ये पूरा यूनिवर्स में इसने इतनी जगह ले ली। तो जो भी चीज जिसके पास मास हो, ठीक है, मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, ये कहलाती है हमारी मैटर। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये हवा, हवा भाई हम लोगों को नहीं दिख रही है, मान लिया नहीं दिख रही है, लेकिन जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी नाक से कुछ निकलता हुआ समझ में आ रहा है हमें। तो यानी कि एयर भी कहीं ना कहीं एक मैटर है। ठीक है, अब मैटर को हम फिजिकली और केमिकली क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम दो अलग अलग चीजों में अंतर कर सकें। ठीक है, तो उस अंतर करने के लिए कुछ चीजें हम यहाँ से फिजिकली से देखेंगे कि फिजिकली कैसे कैसे ये अलग अलग हो सकती हैं, और कुछ केमिकल कैसे कैसे अलग हो सकती हैं। अब केमिकली हम क्यों देख रहे हैं? केमिकली इसलिए देख रहे हैं कि पहली बात तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए देख रहे हैं, और दूसरी बात, जब दो चीजें मिलती हैं, ठीक है, जब दो चीजें मिली और उन्होंने तीसरी चीज का फॉर्मेशन कर दिया, तो वहां क्या हुआ? वहां हुआ केमिकल रिएक्शन। अब वो जो पहली और दूसरी चीज थी उनका जो नेचर था, ठीक है, पहली दूसरी चीज जो थे सब्सटेंस, उनका जो नेचर था वो तीसरी वाली चीज जो बनी उससे बिल्कुल अलग था, और जो तीसरी बनी है उसके उसका अलग है। एग्जाम्पल से समझिए, हाइड्रोजन है गैस, ठीक है, ऑक्सीजन है गैस। अभी केमिकल फॉर्मूला बता दूंगा मैं कैसे करना है, अभी आपको मॉलिक्यूल एटम कुछ नहीं पता। ठीक है, ये कैसे बन गया? अब ये क्या किया मैंने, अब इतना तो आप गिन सकते हैं ना कि ये दो H लिखे हुए हैं हाइड्रोजन गैस के, और आधा मैंने, आधा एटम यानी कि आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ले लिया। क्या बना दिया? पानी बना दिया, जो आप पीते हो डेली।
ठीक है। और जो ये ऑक्सीजन क्या है, जो सांस लेते हैं हम डेली, तो ये नॉर्मल डेली के हम लोग इनको कंज्यूम करते हैं। लेकिन देखिए ये H2 क्या है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि कंबस्टिबल का मतलब क्या है कि इससे आग, ये आग लगाने के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब इसमें यदि हम आग लगाएं तो लग जाती है। कंबस्टिबल वो क्या कि जिसका कंबशन हो सके। ठीक, ये ऑक्सीजन क्या है, ये सपोर्ट करती है कंबशन के लिए, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, कंबशन सपोर्टर। तो इन दोनों के नेचर क्या है, आग लगाने वाले हैं। और पानी, फायर ब्रिगेड, ये क्या है, फायर ब्रिगेड में पानी लेके आते हैं और डालते हैं, क्या किस चीज के लिए यूज होता है, कंट्रोल फायर। ठीक है, टू कंट्रोल फायर। अब समझ में आया कि तीन जो रिएक्शन होने के बाद, सबसे ये बेसिक एग्जांपल था कि जो रिएक्शन होने के बाद जो अलग चीज बनती है उसका नेचर कैसे अलग होता है। ऐसे अलग होता है कि एक कंबर्शिबल है, एक कंबशन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो बना रहे हैं ये लोग मिलके, ठीक है, तो जो बन रहा है वो इनको, यानी कि जो कंबशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ये बेसिक, बहुत बेसिक डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की, कि जो सब्सटेंस को बना रहे हैं वो लोग, वो क्या, वो एकदम अलग होना चाहिए नेचर में। अब ये जो मैं बार बार सब्सटेंस बोल रहा हूँ, सब्सटेंस क्या होता है, मैटर। ठीक है, मैटर अभी मैंने आपको बता दिया क्या, कि जो चीज मास है वो जिसके पास, और जो चीज वो स्पेस कवर करे, कहाँ, यूनिवर्स में। ठीक है, तो मैटर ये हो गया। अब सब्सटेंस किसको कहते हैं, सब्सटेंस उस मैटर को कहते हैं, यानी कि मैटर एक हो गया बड़ा क्लासिफिकेशन, बड़ा सेट। अब उसके अंदर एक सबसेट है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, उसके अंदर जो सबसेट है उसके अंदर आता है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस और मैटर में क्या है कि ऑल द सब्सटेंस आर मैटर। ठीक है, बट सब्सटेंस आर दोस मैटर्स विच कैन केमिकली रिएक्ट। वो जो जिनका केमिकल रिएक्शन हो सके उनको हम कहते हैं सब्सटेंस। ठीक है, तो फिजिकली हमारे तीन प्रकार से हैं। पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है हमारा लिक्विड, और तीसरा है हमारा गैस। ठीक, ये मार्कर क्या है, सॉलिड है पानी जो आप पीते हैं, लिक्विड है और हवा जो आप सांस ले रहे हैं वो गैस है। ठीक है, तो अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम कैसे क्लासिफिकेशन में ये कैसे अलग अलग हैं, कि अभी आपको ना एटम पता है ना मॉलिक्यूल पता है। आपको ये पता है कि जैसे कोई एक बड़ा सब्सटेंस, जैसे कोई दीवार बनी है, ठीक है, दीवार कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में है, तो वो किससे बनी है, छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी है। तो क्या मैं उन ब्रिक्स को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह सकता हूँ, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही आपके बाद में जाके एटम और मॉलिक्यूल होंगे, अभी बताते हैं वो भी। तो जो सॉलिड है वो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो जो मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब जो सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं बिल्कुल पास पास में, ये। अब ऐसे ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक दो मॉलिक्यूल यानी कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जो अट्रैक्शन में बंधे हुए हैं, वो अट्रैक्शन यहाँ पर तेज होता है। ये हम बाद में वॉन डेर वाल फोर्स में पढ़ेंगे, अभी इसमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये जो लिक्विड में होते हैं यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़े थोड़े से दूर होते जाते हैं, ये सब हम 11th में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। और गैस में थोड़े से और दूर दूर हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि ये जो सॉलिड है इसका एक फिक्स शेप भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई मैं जिस चीज से बना हुआ हूँ, ठीक है, उस चीज को, मतलब उन पार्टिकल्स को वो आपस में इतने तेज बंधे हुए हैं कि कोई भी पार्टिकल्स कहीं जा नहीं पा रहा है। ठीक है, जब जा नहीं पा रहा है तो जो शेप होल्ड कर रहा होगा तो वो शेप भी मेंटेन करेगा अपना। तो इनका क्या होता है, इनका होता है डेफिनेट शेप। ठीक है, डेफिनेट शेप भी होता है इनका, और जब कहीं जा नहीं रहे हैं पार्टिकल तो वही स्पेस पे रहेंगे वो, तो डेफिनेट वॉल्यूम भी, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक, अब इसमें ये लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल इधर उधर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो कम है, उनका जो आपस में अट्रैक्शन है वो कम है, जिस कारण से क्या है कि इनका जो शेप है वो तो मेंटेन नहीं रह पाता है। लेकिन पार्टिकल्स जैसे इतनी जगह पर हैं वो, ठीक है,
तो इतना उनके बीच की मतलब इतनी मर्यादा बनाए रहते हैं कि वो कहीं जाते नहीं हैं, ठीक है। तो जब जाएंगे नहीं तो पार्टिकल्स उतनी जगह तो घेरे ही रहेंगे। अब वो ऐसे में घेरें, ऐसे इतनी जगह घेरें, या स्क्वायर में घेर लें, या ये ट्राइंगल में घेर लें, ठीक है। तो उनका वॉल्यूम होता है फिक्स्ड, और जो शेप होता है लिक्विड का, शेप होता है इनका जो होता है नॉन डेफिनेट या इनडेफिनेट, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। और वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड। और गैस में ये मर्यादा भी टूट जाती है इनकी, ये और ज्यादा दूर चले जाते हैं। अभी हम बाद में बताएंगे, जाते नहीं है मोल्स, अभी आगे मोल कॉन्सेप्ट है ना इसमें, नॉर्मलिटी मोलरिटी वगैरह, तो जाते कहीं नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप इतना मानिए कि गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी वो भी मर्यादा तोड़ देते हैं। तो ना इनके पास फिक्स्ड शेप रहता है, फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ठीक। तो ये हो गया हमारा फिजिकली क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस। ये मैंने मैटर को 3 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम केमिकली पे। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो केमिकल क्लासिफिकेशन में लिख देता हूं, अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पर प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस अभी मैंने आपको बता दिया, वो जो केमिकली रिएक्ट कर जाए। केमिकल रिएक्शन क्या, वो रिएक्शन यानी कि दो लोग मिले और जो तीसरा, वो दो मिलके जिस तीसरे को बनाए उसका नेचर इन जो दो पहलों से वो बने हुए हैं उनसे बिल्कुल अलग हो, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर, ओके। और दूसरा होता है हमारा प्योर सब्सटेंस के बाद में मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर होते हैं 2 प्रकार के, होमोजीनियस और ये है आपका हेट्रोजीनियस। आप 9th में पढ़ के नहीं आए हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स, और एक होता है आपका कंपाउंड। इनके जो बेसिक डिफरेंस है वो आज समझ लीजिए। प्योर सब्सटेंस हमने आपको बता दिया, क्या, जो केमिकली रिएक्ट कर जाए। अब एलिमेंट क्या होता है, वो जो आपके पीरियोडिक टेबल में बने थे, कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन बने थे ना, वही एलिमेंट है। लेकिन हम कैसे पहचाने कि एलिमेंट है भैया वो, और कंपाउंड और एलिमेंट को कैसे पहचाने, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट को अब यहाँ पर करना पड़ेगा हमें इमेजिनेशन, क्योंकि एलिमेंट तो छोटे छोटे हैं, हो सकते हैं कहीं फ्री स्टेट में मिले, कहीं फ्री स्टेट में ना मिले, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन को N से लिख दो। अब ये बड़ा, ये है इतना बड़ा नाइट्रोजन आपके पास। अब उस नाइट्रोजन में, ठीक, यदि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। यदि वो एटम है तो वो एलिमेंट है, यदि वो मॉलिक्यूल है तो वो कंपाउंड है। रुकिए, एक नाइट्रोजन है ये बड़ा सा, इसके अंदर, अब ये नाइट्रोजन का मैंने ऐसा खोला इस डब्बे को, नाइट्रोजन का डब्बा था, नाइट्रोजन भरी थी उसमें, अंदर नाइट्रोजन को खोला तो उसके अंदर ये जो छोटे छोटे कई और पार्टिकल्स मिले, ठीक है। पार्टिकल्स जो और छोटे छोटे मिले, ये सब किस चीज के थे, ये सब थे नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन, 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 ठीक। तो एक वो मैटर, वो सब्सटेंस, नॉट मैटर, वो सब्सटेंस, ठीक है, वो सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ हो, ठीक। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो आपस में केमिकली बॉन्डेड ना हो, समझ रहे हो ना, केमिकली बॉन्डेड यानी कि 2 अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब वो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं एटम, ठीक। तो एलिमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनको हमने कह दिया एटम। तो वो सब्सटेंस जो एटम से मिलकर बने उसको हम कहते हैं एलिमेंट। वो सब्सटेंस जो एटम और एटम से मिलकर बने उसको हम कहते हैं एलिमेंट, ये भी सब्सटेंस है। अब जो दूसरा है कंपाउंड, ठीक।
कंपाउंड क्या होता है? मान लीजिए कि ये आपका कंपाउंड हो गया H2O, ठीक, पानी, पानी। अब पानी का एक डब्बा लिया पूरा, ठीक है। अब पानी के उसी जैसे अभी नाइट्रोजन का देखा था ना, वो इमेजिनेशन करना पड़ेगा, आप बाल्टी के पानी को नहीं लेकर आ सकते, इसमें कहाँ से मैं डब्बा लेकर आऊँ। तो मान लीजिए कि वो जो पानी है, पानी को मैंने माइक्रोस्कोप से जहाँ से भी देखा, बड़ा कर दिया उसको, ठीक है। तो उस पानी को जब बड़ा किया तो उसके अंदर भी कई ऐसे डब्बे मिले, ये उन जब डब्बों के उनके अंदर भी देखा तो उनमें हमें क्या देखा? उनमें हमें देखा HOH, 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 ठीक। अब ये क्यों देखें? ये इसलिए देखें, अब आप कहोगे कि ये, चलिए मान लीजिए कि ये तो हो गया एक एटम H, एटम एक H, और दूसरा एटम कौन सा? एटम 1 2, कौन सा? ऑक्सीजन। तो अभी तो आप कह रहे थे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बनेंगे, ठीक है। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स का मतलब मैंने पहले बताया था कि एटम और मॉलिक्यूल को मैं पार्टिकल कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने नहीं बनाया भैया इनको, इन्होंने, मान लीजिए कि हाइड्रोजन खड़ा था, ऑक्सीजन खड़ा था। अब हाइड्रोजन को कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी और ऑक्सीजन को भी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने अपने बीच में रख लिए, बीच में रख लिए। अभी बाद में कोवेलेंट बॉन्डिंग में आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बीच में रख लिए इलेक्ट्रॉन, वो कह दिया कि भैया स्टेबल रहने के लिए, कभी कभी जो कोई पूछेगा कि हाँ तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैं तुम्हारे देख के बता दूंगा कि हाँ ये भी मेरे हैं। और जब कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी है या नहीं है, तो तुम मेरे लेकर बता देना कि हाँ हाँ ये मेरे ही तो हैं, मैं स्टेबल हूँ, ठीक है। तो हमने नहीं कराई इनकी, हमने इनकी कोई बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं कराई ना, हमने इनसे कहा कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाओ, नहीं। उन्होंने अपने मन से इलेक्ट्रॉन की, जो उनकी स्टेबिलिटी की कमी थी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में, ऑक्टेट वोक्टेट अभी भूल जाइए, ठीक है। उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, एटम के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई आता है सामने वाला व्यक्ति, मेहमान आया घर में, उसने कहा कि हाँ भाई स्टेबल हो कि नहीं हो स्टेबल। क्यों, ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि जो इनर्ट गैस है ना, उसकी बड़ी इज्जत है, उसको कहा जाता है ना नोबल गैसेस, उसकी इज्जत है बहुत ज्यादा। तो तभी से तो उसको नोबेल कहा जाता है। तो इन्हें लगता है कि जैसे उसकी नोबेल गैस की इज्जत होती है, मैं भी इज्जतदार बन जाऊं। तो इनके पास रहते तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, कई बार ये बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। या तो अपनी छोड़ देंगे, हमें क्या करना है, दिखना है नोबेल गैस जैसा। तो कई बार ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, इनके पास मान लीजिए ज्यादा हुए तो इन्हें छोड़ दिए और नोबेल गैस जैसे दिखने लगे। अब ये जो छोड़ दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब ये छोड़ दिए इलेक्ट्रॉन तो क्या इनको डस्टबिन में फेंक देंगे? नहीं। जब ये छोड़ दिए तो इनके लिए जरूरी है उस व्यक्ति को पकड़ना, उस एलिमेंट को पकड़ना, उस एटम को पकड़ना जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो, किस लिए? स्टेबल लिखने के लिए। तो ये दे देगा उसको, वो ले लेगा इससे, और ये दोनों फिर साथ में उधारी, एक से उधारी लिए है, तो वो क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा कि ये मैं तुझे शहर से बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक। तो जब शहर से बाहर नहीं जाने देगा तो वो बना लेगा जो बॉन्ड, उसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। और ये जो बीच बीच में अभी मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दिखाया कि बीच में भाई तू रख ले, कोई आएगा दिखा देंगे, ऑक्सीजन में बोला कि तेरे में रख लेता हूँ, कोई सामने वाला आएगा उसको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, आराम से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये जो अपने डब्बा खोले, तो डब्बे में हमको HOH इस नाम के ये जो देखे, जिसमें दो एटम्स, जब दो एटम्स, हम नहीं करा रहे, जब दो एटम्स नेचुरली केमिकली रिएक्ट कर जाएं, ठीक है, और क्या बना लें, एक ऐसा बॉन्डिंग टाइप की बना लें कि हम उसको हम फिजिकली ना तोड़ सकें, समझ गए। अब यदि इस HOH को मैं लेकर आऊंगा, इसमें आग लगाऊंगा, ठीक है, आग लगाऊंगा तो जब ये हवा में उड़ेगी, बॉयल होगी वेपर्स के फॉर्म में, तो उस वेपर्स का भी जो कंपोजिशन होगी, कंस्टिट्यूशन होगा, उसमें भी HOH ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आग लगाई तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। जब पानी उड़ेगा तो वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर की भी कंपोजिशन HOH ही होगी, ठीक है। तो जब दो एटम केमिकली रिएक्ट कर जाएं, एटम्स केमिकली रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ये क्या है, HOH का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर कोई एक सब्सटेंस बन जाए, प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के थे, दोनों मैंने बता दिए, एक था एलिमेंट। तो जब दो प्रकार के एटम से मिलकर कोई एक सब्सटेंस बने, उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट। और जब दो प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर कोई सब्सटेंस बने, उसको हम कहेंगे कंपाउंड। मॉलिक्यूल किससे बना,
दो एटम से मिलकर हमने मिलाया नहीं मिलाया, किसने मिलाया, वो आपस में मिल गए, एक दूसरे को देखा और मिल गए। ठीक है, क्यों मिल गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, कुछ उसे चाहिए था, कुछ उसे चाहिए था। ठीक है, तो वो दोनों आपस में मिल गए, तो ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस खत्म। अब आता है मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या था, अभी हम बोले थे आपसे कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स ना, अब आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जब एक कोई मैटर है, मैटर में जब दो प्रकार के पार्टिकल्स होंगे आपस में, तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। जैसे ये गिलास है, अभी आपको मैटर और सब्सटेंस के बीच में समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं बताता हूँ कि जैसे ये हमारा बीकर है और बीकर के अंदर भरा है पानी, बीकर के अंदर भरा है पानी। ठीक है, तो ये पानी क्या है, पानी को हम रिएक्ट करा सकते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ हो जाता है रिएक्ट। तो जो रिएक्ट हो रहा है पानी, वो है हमारा सब्सटेंस। ठीक है, और ये हमारा कांच तो हो नहीं रहा है रिएक्ट, ये स्टील नहीं हो रही है रिएक्ट उसके साथ, जिसके साथ हम करा रहे हैं नहीं हो रही ना रिएक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा मैटर। समझ गए? अब ये पानी हमने भर लिया, इसमें मैटर है ना, ये पूरा सब्सटेंस है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लेकर आए, हम लेकर आए एक चुटकी नमक, देश का नमक, वो डाल दिया, ये और इसको बढ़िया चम्मच से घोल दिया, घुल गया ये अंदर। अब हमको ये लाल लाल मिट गया, लेकिन इसके अंदर नमक है। ठीक है, तो नमक के पार्टिकल्स कौन से हो गए, नमक के पार्टिकल्स हो गए हमारे किसके, नमक एक अलग कंपाउंड है, नमक एक अलग कंपाउंड है जिसमें किस चीज के मॉलिक्यूल हैं, NaCl। ये है उसका मतलब, ये यदि एक नमक खोलूं मैं तो उसके अंदर NaCl 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 ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो नमक हो गया एक अलग कंपाउंड, और पानी, पानी हो गया एक अलग कंपाउंड। तो जब दो प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मीन टू टाइप्स ऑफ constituent particles mix with together or chemically react, तो इनको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। ठीक है, जब दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब वो दो प्रकार के एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार के एटम नहीं हो सकते, क्योंकि दो प्रकार के एटम तो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स जब मिलकर एक मैटर या एक मैटर को बनाते हैं, कैसा मैटर, पानी लिया गिलास में, उसमें नमक डाला, घोल दिया। ठीक है, जब घोल दिया तो उसके अंदर किस किस चीज के मॉलिक्यूल हैं, एक है NaCl का, एक है वाटर का। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम मिक्सचर। अब मिक्सचर होते हैं दो प्रकार के, बस ये लास्ट क्लासिफिकेशन है, उसके बाद खत्म। मिक्सचर दो प्रकार के, पहला होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। तो होमो यानी कि इवन, यानी और हेट्रो यानी कि अनइवन। सिंपल से शब्दों में समझ लीजिए, एक गिलास है पानी का, पानी 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 पानी, नमक 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 नमक। ठीक, तो अब इस पानी को, पानी और नमक के सॉल्यूशन को मैंने गिलास में किया छेद, कहां से, यहां से, और इस वाले यहां पे भर दिया, ये यहां से किया, यहां पे भी भर दिया, एक यहां से किया, यहां पे भी भर दिया। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पूरे सॉल्यूशन में हमने 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक डाला था। ठीक है, तो अब जब हमने यहाँ निकाला तो इसमें कितना कंस्टिट्यूशन हो गया कि 20% पानी है, 20% सॉल्यूट है, यानी कि नमक है किसमें, 100% पानी में। या ऐसा कह सकते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है भैया, कॉन्सेंट्रेशन है स्ट्रेंथ, इंग्लिश को इंग्लिश में बोल दिया, कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ। तो ये जिसमें हमने डाला, अब आप कहोगे सॉल्यूशन, एक होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचाने कैसे। ठीक है, तो ये तो बहुत मतलब
बेसिक लेवल की डेफिनेशन है कि जिसमें घुला वो सॉल्वेंट और जो घुला वो सॉल्यूट नहीं। जो कम मात्रा में है विच इज इन लेस क्वांटिटी दैट इज सॉल्यूट, एंड विच इज इन मोर क्वांटिटी रिलेटिवली दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमारा रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन वी हैव। तो क्या था हमारा कि हमने यहां से निकाला, तो यहाँ 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 तीनों जगह जब हमने निकाला अपने सॉल्यूशन को, तो उस सॉल्यूशन में, ठीक है, उस सॉल्यूशन में जितना पानी निकला उसके रिस्पेक्ट में, मान लीजिए यहाँ पर 10 ग्राम निकाला सॉल्यूशन, यहाँ भी 10 ग्राम निकाला, यहाँ भी 10 ग्राम निकाला। ठीक, तो हर हर बीकर में फिर हमने बाद में जब चेक किया, कैसे करेंगे चेक, उसको एवापोरेट करा देंगे यानी कि गर्म कर देंगे, तो बाद में जितना नमक बचा उसमें, तो इसमें भी 2 ग्राम होगा 10 ग्राम में, इसमें भी 2 ग्राम और इसमें भी 2 ग्राम, यानी कि हम पूरे सॉल्यूशन में जब कहीं से भी सॉल्यूशन को निकालें तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा पूरे सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ठीक, उसको हम कहेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन। और यही चीज यदि हम ऐसा कर देते कि कुछ सॉल्यूशन डाला, मान लीजिए पत्थर डाल दिए हमने, पानी में पत्थर डाल दिए, वो यहाँ आके ऐसे ऐसे बैठ गए। अब यदि यहाँ से हमने सॉल्यूशन निकाला तो केवल पानी पानी आएगा, यहाँ से निकाला तो कुछ पत्थर आ जाएंगे। तो जहाँ पर जब इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था इसका, इसमें आपने मैटर जाना, मैटर का क्लासिफिकेशन जाना। ठीक है, और केमिकल और फिजिकल चेंजेस भी जान लिए कि मान लीजिए कि केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें नई चीज फॉर्म हो। कैसे नई चीज फॉर्म हो, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पानी और बेस और पानी को मिला रहे हैं, या मेटल और पानी को मिला रहे हैं, मान लीजिए मेटल और पानी को मिला रहे हैं, मेटल और पानी को मिला रहे हैं, तो क्या उससे बेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये चीज जानने के लिए, नई चीज है ना बेस, पानी अलग मेटल अलग, मेटल अलग पानी अलग, तो वो नई चीज यदि बन रही है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा। यानी कि हमें केमिकल रिएक्शन देखना पड़ेगा उसका, जो भी चेंजेस जो हमें पता लगाएंगे जिसके बारे में कि ये केमिकली चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई भी एलिमेंट लिया, उससे कहा कि भाई ये हाइड्रोजन गैस निकालता है या नहीं निकालता है। ठीक, तो हमने मान लीजिए कि Na ले लिया और पानी ले लिया, तो ये क्या बन गया, NaOH। अभी बिल्कुल नहीं घबराना है इसमें, और हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई, बैलेंस करना भी सिखाएंगे। तो वो जिसमें केमिकल चेंज, वो प्रॉपर्टी जिसको पता लगाने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन कराना पड़े, वो हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, और फिजिकल प्रॉपर्टी वो है कि जिससे हमें केवल एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़े पता लगाने के लिए कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि ये मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये कई प्रॉपर्टीज के नाम है, ये फिजिकल है या केमिकल है। तो हमें एक हथौड़ा लिया, उस मेटल को मारा, वो शीट में तब्दील हो गया, शीट में जब तब्दील हो गया तो वो क्या हो गया, मेलिएबल है। एक हथौड़ा लिया हमने, केमिकल रिएक्शन तो नहीं कराया, दो आदमी आए, उस मेटल को खींचा, तार बन गया, डक्टाइल डक्टाइल हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। आग लगाई नीचे से, नीचे से आग लगाई, उसके वेपर्स बन के उड़ने लगे, तो वो हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमें कैसे पता लगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, एक एक्सटर्नल एजेंट लेकर आए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए आग लेकर आए, एक के लिए हथौड़ा लेकर आए, और एक के लिए हम तार को खींचने वाले 2 आदमी लेकर आए, एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी वो जिसको पता लगाने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन कराना पड़ा। जैसे उसने पूछा कि हाँ भाई ये एसिड हाइड्रोजन लिबरेट करता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन निकालता है कि नहीं निकालता है, उसके लिए हमें पहले HCl, जैसे मान लीजिए कि एसिड है, ठीक है, उस एसिड को पहले पानी में डालना पड़ेगा ना, पानी में डालना पड़ेगा, जब वो एसिड और वाटर का रिएक्शन होगा तब जाके वो हाइड्रोजन आयन निकालेगा। तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ा, 2 केमिकल्स, 2 सब्सटेंस, पानी और एसिड, इनका रिएक्शन कराना पड़ा। तो जो प्रॉपर्टी को पता लगाने के लिए हमें केमिकल
रिएक्शन कराना पड़े वो हो गई केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टी, और जिसके लिए सिर्फ एक एक्सटर्नल एजेंट लगे उसको हम कहेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ये क्या होते हैं, ठीक है। एटम, मॉलिक्यूल ये अभी तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद हम जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर, स्टोशियोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और सबके एक अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगा कर देखेंगे और ये चैप्टर धीरे धीरे फिनिश होगा, अगले वीडियो में नहीं धीरे धीरे फिनिश होगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में बता दिया कि अगले वीडियोस में क्या क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच।